जो लोग सुपरनैचुरल और भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं वो मानते हैं कि रूहों की अपनी एक दुनिया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ दशक पहले फिजिसिस्टों को ऐसे पार्टिकल मिले थे जो भूतों जैसे ही नजर आते थे और वो किसी सॉलिड मैटर के आर पार चले जाते थे। उन्होंने उनका नाम न्यूट्रिनो रखा। न्यूट्रिनो की मदद से हम शायद उन भूत जैसे पार्टिकल की दुनिया का पता लगा सके जिनसे एक शैडो यूनिवर्स बना है। ब्राजील में पैदा हुए फिजिसिस्ट एंड्रे डू गोविलिया ने अपना ज्यादातर करियर न्यूट्रिनो की स्टडी में ही बिताया है। न्यूट्रिनो काफी हद तक डार्क मैटर जैसे नजर आते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के से इंटरैक्ट करते हैं। मगर अब इतने साल बाद हम न्यूट्रिनो के बारे में इतना जान चुके हैं कि ये कह सकें कि न्यूट्रिनो पूरी तरह से डार्क मैटर नहीं है क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं। कॉस्मोलॉजिस्टों ने यह अंदाजा लगाया है कि हमारे ब्रह्मांड में कितना डार्क मास हो सकता है और वो ये बात दावे से कहते हैं कि उसमें से न्यूट्रिनो का परसेंटेज बहुत ही कम है। मगर न्यूट्रिनो में एक चौंकाने वाली बात भी नजर आई है, उनका स्पिन करने का तरीका। आंड्रे का कहना है कि इसका मतलब यह हुआ कि उसका एक छिपा हुआ कॉस्मिक डांस पार्टनर भी है, वो पार्टनर जिसके पास डार्क मैटर का बचा हुआ मास रहता है। हर पार्टिकल की एक खास खूबी होती है जिसे स्पिन कहते हैं। हम जानते हैं कि मैटर पार्टिकल का स्पिन दो तरह का होता है और हम उन दोनों किस्मों को हैंडेडनेस कहते हैं। कुछ पार्टिकलों को लेफ्ट हैंडेड कहते हैं तो कुछ को राइट हैंडेड। इसे आप पीछे खड़ी डांसरों के जरिए समझ सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग ने ब्रह्मांड में बराबर संख्या में राइट और लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल भर दिए थे। वो सभी अलग अलग डांस कर रहे थे और उनमें मास नहीं था। लेकिन फिर स्प्लिट सेकंड बाद हिग्स बोसॉन हरकत में आ गया। उसने लेफ्ट और राइट हैंडेड पार्टिकल के साथ जोड़ी बना ली और उससे जोड़ी को मास मिल गया। जब हिग्स बोसॉन उनसे जुड़ा तब हिग्स बोसॉन की वजह से उन्हें आपस में बातचीत करने का मौका मिला और उन्होंने जोड़ियां बना ली। एक बार वो बातचीत शुरू हुई तो वो मास वाले पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जैसे पार्टिकल को मास मिला, मगर न्यूट्रिनो उन दूसरे पार्टिकल जैसे नहीं नजर आते। अभी तक जितने न्यूट्रिनो का पता लगा है वो सभी लेफ्ट हैंडेड लगते हैं और अकेले ही डांस करते हैं। मगर उन न्यूट्रिनो को मास कैसे मिला? आप जो देख रहे हैं वो लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने अभी तक इस न्यूट्रिनो का राइट हैंडेड रूप नहीं देखा है, लेकिन चूंकि अब हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिनो में भी मास होता है, इससे हमें तो यही लगता है कि न्यूट्रिनो का भी एक राइट हैंडेड पार्टनर जरूर होगा। हमारे डिटेक्टरों की पहुंच से काफी दूर एक राइट हैंडेड न्यूट्रिनो तो होगा जो लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो के साथ जोड़ी बनाकर उसे मास दे रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनजान पार्टिकल ही डार्क मैटर है? अभी तो हम यही कह सकते हैं कि वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल हैं, मगर हो सकता है कि वो राइट हैंडेड न्यूट्रिनो ही डार्क मैटर हो। वो आपस में बहुत हल्के में इंटरैक्ट करते हैं। आम न्यूट्रिनो के मुकाबले उनके बीच बहुत कम इंटरैक्शन होता है और डार्क मैटर भी ऐसा ही होता है, बहुत कम इंटरैक्ट करने वाला। इसी वजह से उसे हम आज तक नहीं देख पाए, जबकि वो ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही पैदा हुआ था और अभी भी वहां मौजूद है। राइट हैंडेड न्यूट्रिनो इतना मायावी है कि हम उसे आज की अंडरग्राउंड डार्क मैटर खोजों में नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मगर आंड्रे मानते हैं कि उसे ढूंढने का एक और तरीका है, आसमान में देखना। राइट हैंडेड न्यूट्रिनो पूरी तरह से स्थिर नहीं होते, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह कई बार बिखर जाते हैं और ऐसा होने पर वो एक्सरे लाइट का एक फ्लैश पैदा करते हैं। ये राइट हैंडेड न्यूट्रिनो की बहुत बड़ी खूबी है कि वो एक्सरे में डी के होते हैं, इसलिए हम उन राइट हैंडेड न्यूट्रिनो को डार्क मैटर भी कह सकते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हमें आसमान में उन इलाकों में देखना होगा जहां तारामंडलों से एक्सरे निकल रही हों। सच कहें तो हाल में हुई स्टडी में कुछ ऐसे तारामंडल नजर आए हैं जिनमें एक्सरे की बड़ी गजब की एनॉमली थी। वो एनॉमली शायद प्रकाश और शैडो वाली दो दुनिया की सरहद है। मगर उस अंधेरे में क्या हो रहा है? कुछ एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि उन्हें कॉम्प्लेक्स शैडो यूनिवर्स के कुछ सबूत मिले हैं।
वहां पर भूतों जैसी चीजें हमारे चारों ओर घुल मिल जाती, यहां तक कि हमारे अंदर भी। ब्रह्मांड में डार्क मैटर के दो मास एक दूसरे की तरफ पड़ रहे हैं। उनके टकराने पर क्या होगा? ज्यादातर साइंटिस्ट कहेंगे कि शायद कुछ नहीं होगा। डार्क मैटर देखने में तो ग्रेविटी की वीक फोर्स ही लगता है, मगर शायद वो डार्क मैटर के व्यवहार को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि वो शैडो यूनिवर्स कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल का बना हो। जब विल डॉसन एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं थे, तब वो ऑफशोर स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, मगर उन्होंने डार्क मैटर की तलाश के लिए अपने ग्लव्स और हार्ड हैट भी उतार फेंके। यह ऐसा फैसला था जिसके ऊपर उन्हें अफसोस नहीं हुआ। विल उन खुशनसीब साइंटिस्टों में से एक है जिन्होंने डार्क मैटर के स्पष्ट संकेत देखे, उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को देखा है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम ये कैसे मापें कि डार्क मैटर कहाँ पर है। हम उसे देख नहीं सकते, उससे प्रकाश भी नहीं निकलता। इसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे ग्रेविटेशनल रिंजिंग कहते हैं, और उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जब स्पेस टाइम फ्लैट हो तब प्रकाश हमेशा एक सीधी लाइन में जाता है, लेकिन जब उस स्पेस टाइम से एक मास जुड़ता है तब स्पेस टाइम मुड़कर डिस्टॉर्ट हो जाता है, और तब प्रकाश स्पेस के उसी कर्वेचर पर चलता है। जब मास की वजह से प्रकाश में वो ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन होता है, तब विल जैसे एस्ट्रोनॉमर को डार्क मैटर के विशाल बादलों की सही पोजीशन जानने का मौका मिल जाता है। ये दूर दराज के तारामंडलों की डबल इमेज ढूंढते हैं, जिससे निकलने वाला प्रकाश बादल के दोनों किनारों पर मुड़ जाता है। डार्क मैटर के दो बादलों ने विल का ध्यान खींचा था। वो बादल बुलेट क्लस्टर का हिस्सा थे। पृथ्वी से कई 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर दो गैलेक्सी क्लस्टर की टक्कर हुई थी। हर एक में सैकड़ों गैलेक्सी क्लस्टर थे, या कह लीजिए हजारों तारामंडल थे। जब वो दोनों कॉस्मिक जायंट टकराए, तब वो तारामंडल एक दूसरे के पार चले गए, क्योंकि वो एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर थे। मगर उन तारामंडलों को हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जिन डिफ्यूज्ड बादलों ने घेर रखा था, वो एक दूसरे से जा टकराए। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स से उनके एटम्स गोली की शेप में जलने लगे। मगर डार्क मैटर के बादलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, और वो एक दूसरे के पार जाते रहे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उस पावरफुल फोर्स को महसूस भी नहीं किया जो रेगुलर मैटर करते हैं। वजह थी ग्रेविटी की बहुत कमजोर फोर्स। विल ये देखकर बड़े हैरान थे कि हमारे ब्रह्मांड का इतना बड़ा हिस्सा अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं से अनजान कैसे है। क्या डार्क मैटर वाकई इतना डम मैटर है? हम जानते हैं कि वो ग्रेविटी के जरिए इंटरेक्ट करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डार्क मैटर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है? क्या डार्क यूनिवर्स उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना वो पहली नजर में दिखता है? विल ने एक कोलैबोरेशन करके ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या बुलेट क्लस्टर वाली टक्कर के बारे में जो एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन है वो डार्क मैटर की असलियत से अलग है। इस क्लस्टर के अंदर डार्क मैटर है भी या नहीं, ये आखिर क्या है? इसके बीच में डार्क मैटर तो है, मगर ये वो चीज नहीं जिसके बारे में। ये टीम कई और गैलेक्सी क्लस्टरों को देख रही है। ये पता लगाना चाहती है कि क्या डार्क मैटर हमेशा अपने अंदर से निकल जाता है और अपने ही तारामंडल की सीध में बना रहता है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या उन तारामंडलों और डार्क मैटर के बीच जरा भी काउंटर बैलेंस है। अगर हमें वो काउंटर बैलेंस मिल गया तो उसका मतलब ये होगा कि डार्क मैटर सिर्फ अपने आप से ही इंटरेक्ट करता है। एक गैलेक्सी क्लस्टर ने इनका ध्यान खींचा था। वो भी बुलेट क्लस्टर जैसा ही था, लेकिन उससे ज्यादा पुराना और धीमा, इसलिए इन्होंने उसका नाम रखा था मस्केट बॉल। मस्केट बॉल क्लस्टर अपने मर्जर फेज में काफी आगे निकल चुका था। बुलेट क्लस्टर में हमने देखा कि वो दो क्लस्टर के बाद एक दूसरे को पार करने लगे थे, लेकिन मस्केट बॉल क्लस्टर को अलग होने के लिए कहीं ज्यादा वक्त मिला था। जिस तरह से इटालियन फूड की प्लेट में सॉस, मीट बॉल्स और पास्ता होते हैं, वैसे ही गैलेक्सी क्लस्टर में गैस, गैलेक्सी और डार्क मैटर होते हैं।
जिस तरह से खाने के स्वाद को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है, वैसे ही गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद चीजें भी बड़ी मेसी होती हैं।